मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन में आपको हम भूकंप आपदा के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बाढ़ आपदा के बारे में बताया था। आने वाले वीडियो में हम आपको सुनामी आपदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि भूकंप आपदा, भूकंप शब्द से आप लोग सभी परिचित हैं। भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित करता है और भूकंप किसी भी समय बिना चेतावनी के आ जाता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल पर अचानक हलचल या पृथ्वी पर अचानक हलचल या कंपन उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे ये तरंगे केंद्र से दूर जाती हैं उनकी शक्ति और तीव्रता में भी ह्रास होता है। और भूकंप का प्रभाव दो रूपों में होता है। प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगों के द्वारा प्रसारित होता है और दूसरा प्रभाव क्षैतिज प्रभाव है और दूसरा धरातली भागों में ऊपर नीचे की तरफ लंबवत होता है। तो पहला प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगों के द्वारा प्रसारित होता है और यह क्षैतिज प्रभाव कहलाता है। जो प्रथम प्रभाव है उसको क्षैतिज प्रभाव कहते हैं और दूसरा प्रभाव धरातली भागों में ऊपर नीचे की तरफ लंबवत प्रभावित होता है। तो और भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। तो भूकंप का केंद्र किसे कहा जाएगा? जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप लहरें एवं हलचलों का अनुभव यही होता है। भूकंप केंद्र से जो लहरें प्रसारित होती है उन्हें भूकंप लहरें कहा जाता है। तो भूकंप लहरें किसे कहते हैं? तो भूकंप केंद्र से जो लहरें प्रसारित होती, जैसे भूकंप आया वहां से केंद्र और जो लहरें प्रसारित हुई उसे भूकंप की लहरें कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता और परिणाम का मापन रिक्टर पैमाने से नापा जाता है। तो देखिए, एक तो भूकंप का केंद्र किसे कहेंगे, भूकंप की लहरें किसे कहेंगे और भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। भूकंप उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है और ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं और जिसके खिसकने तथा फैलने से भूकंप आता है। यहाँ दो परतें मिलती हैं, पर्वत बनते हैं और जहाँ ये बाहर खिसकती हैं वहाँ उसका निर्माण ज्वालामुखी और उद्गार इन्हीं से हो संबंधित है। फिर आता है भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो भारत में भूकंप प्रभावित 5 क्षेत्र हैं। अत्यधिक प्रभावित, अधिक खतरा प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न खतरा और सामान्य। देश में सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, हिमालय। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत शामिल है और इसके अतिरिक्त कच्छ और कोंकण भी अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र है। और मध्य भारत और राजस्थान और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ सामान्यतः कम प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र या अत्यधिक प्रभावित या मध्यम प्रभावित, तो आपको इनके नाम नोट करना है। उसी प्रकार से भूकंप का सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप के बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यदि यह अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है तो जानमाल की भी भारी क्षति होती है। संचार और यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं और उद्योग और विकास के कार्य को भी बाधा पहुंचती है। रास्ते अवरुद्ध होने से लोगों की मदद करने में रुकावट आती है। और भूकंप के दुष्परिणाम को कम करने के उपाय बताइए। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की डिजाइन और वास्तुकला इंजीनियर के सहयोग से, तो भवनों की जो डिजाइन है उसको हमें किसके सहयोग से? वास्तुकला या इंजीनियर के सहयोग से करना चाहिए। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण करना उपयुक्त होता है। नम भूमि पर मकान नहीं बनाने चाहिए। कमजोर मिट्टी पर निर्माण कार्य करने के लिए भवन डिजाइन में सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। भूकंप प्रभाव के क्षेत्र देखिए, भूकंप के प्रभाव देखिए।
भौतिक क्षति, मनुष्य एवं जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जल आपूर्ति प्रभावित होती है, परिवहन नेटवर्क में बाधा उत्पन्न होती है और बिजली और संचार सेवा में रुकावट होगी। तो देखो, जन धन की भी हानि होगी, मनुष्यों की भी मृत्यु होगी। जल आपूर्ति, भूकंप आने से क्या है, धरती का स्वरूप ही चेंज हो जाता है, तो जल आपूर्ति में परिवर्तन होगा और परिवहन नेटवर्क में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। बिजली की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, बिजली कई दिनों तक खंभे गिरने से बिजली का संचार नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण कार्य के लिए भवन संहिता और मार्गदर्शन निर्देश प्रकाशित किए हैं। भवन का निर्माण करने से पूर्व नगरपालिका और निर्धारित उप नियमों के अनुसार नक्शे की जांच करवाना चाहिए। वर्तमान मौजूदा भवन जैसे कि अस्पताल और विद्यालय और दमकल केंद्र जिनमें निर्माण में भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय न अपनाए गए हों, उन्हें समयानुसार किया जाना चाहिए। और वास्तुकारों और बिल्डरों और ठेकेदारों, डिजाइनरों, पैसा लगाने वाले सरकारी अधिकारियों और मकान मालिकों के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता विकसित करना चाहिए। इस प्रकार से हम भूकंप से अपने घरों को सुरक्षित रख सकते हैं और जनधन की हानि को बचाया जा सकता है। अब हम देते हैं भूस्खलन आपदा, चट्टानों, मिट्टी। अब हम देखते हैं भूस्खलन आपदा, चट्टानों, मिट्टी तथा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों तथा नदियों के किनारे पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाते हैं। तो भूस्खलन किसे कहा जाता है? चट्टानों, मिट्टी तथा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों तथा नदियों के किनारे में आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाते हैं। भूस्खलन का कारण, यद्यपि भूस्खलन धीरे धीरे होता है, फिर भी आकस्मिक स्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। भूस्खलन होने के बारे में कोई पक्की चेतावनी मौजूद नहीं है, अतः भूस्खलन की आपदा घटने का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। और विज्ञान और जल विज्ञान और वनस्पति आच्छादन क्षेत्र का पूर्व इतिहास और प्रभाव संबंधी जानकारी का प्रयोग करके भूस्खलन की उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। भूस्खलन के लिए प्रमुखतः भूकंप, बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदायी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने तथा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र बनाना भी भूस्खलन को जन्म देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टानों और मिट्टी खिसकने लगती है। यह अत्यधिक खतरनाक होता है। बाढ़ के प्रकोप के कारण कगारों की मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे मिट्टी चट्टानों के साथ खिसकने लगती है। और तीव्र चक्रवातों और झंझावात का आना भी भूस्खलन को जन्म देता है। भूस्खलन के प्रमुख क्षेत्र देखिए, भारत में भूस्खलन आपदा के प्रमुख क्षेत्र हैं। अत्यधिक प्रवण क्षेत्र, स्थिर हिमालय पर्वत की युवा श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार और पश्चिमी घाट और नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भूकंप प्रभावी क्षेत्र, अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों में को जिसमें सड़क और बांध निर्माण आदि शामिल है, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में रखा गया है। फिर आता है सुगम और सुभेल भूस्खलन वाले क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेदता क्षेत्र। तो अधिक सुभेदता क्षेत्र, अधिक प्रवण क्षेत्र अत्यधिक वृष्टि और मेघ प्रवण क्षेत्रों से मिले होते हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी असम राज्य को छोड़कर के यह क्षेत्र शामिल है। मध्यम तथा कम सुभेल वाले क्षेत्र, हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावती पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र और पश्चिमी पूर्वी घाट और दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल खदाने भूमि धंसने से भूस्खलन हो रहा है। तो भूस्खलन जहाँ पर अधिक खदानें हैं या जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जमीन से खदानों की जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकाल लिए तो जमीन पोली हो चुकी है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के प्रभाव, तो भूस्खलन के प्रभाव देखिए,
भौतिकी क्षति। भूस्खलन अपने मार्ग में आने वाले किसी भी वस्तु को नष्ट कर देती है। भूस्खलन के कारण सड़कें, संचार की लाइनें, बस्ती, नदी का प्रवाह, कृषि भूमि अवरुद्ध हो जाती है, दब जाती है। भूस्खलन कृषि उपज को भी नुकसान पहुंचाता है। रेलवे पटरियां टूट जाती है, आवागमन में बाधा पहुंचती है और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जान मान की हानि। भूस्खलन होने के साथ की हानि। भूस्खलन होने के स्थान, समय। भूस्खलन होने से स्थान और समय के आधार पर जान मान की हानि अधिक होती है और भयंकर भूस्खलन से हजारों व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। भूस्खलन निवारण के उपाय देखिए। भूस्खलन निवारण के उपाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होने चाहिए। सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाया जाए। ऐसा करने से यह पता चलेगा कि किस बस्ती बसाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र बचाए जाएं। अधिक भूस्खलन संधारित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य तथा विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए। पहाड़ी और ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाना चाहिए और पुनः वनस्पति युक्त बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से भूस्खलन के निवारण के उपाय और भूस्खलन के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में हम आपको सुनामी लहरों के बारे में, और सुनामी लहरें किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और सुनामी लहरों से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।